पति रोज ताने मारता था, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं, तुम मेरे स्टेटस के लायक नहीं हो। लेकिन जब पत्नी ने घर की चौखट लांघी तो उस आलीशान मकान में पति की रूह कांप गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हर उस घर के लिए है जहां रिश्तों का मोल पैसों और पद से तौला जाता है। यह कहानी है बनारस के पास एक छोटे से शहर में रहने वाले माधव और उनकी पत्नी सुधा की। माधव सरकारी विभाग में एक बड़े अधिकारी थे। समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी, लोग उन्हें साहब कहकर पुकार बुलाते थे। और जैसे कि अक्सर होता है, बाहर मिलने वाले सम्मान ने माधव के भीतर एक झूठा अहंकार पैदा कर दिया था। उन्हें लगता था कि दुनिया में जो कुछ भी है वह उनकी वजह से है। उनका घर, उनकी गाड़ियां और उनकी सुख सुविधाएं सब उनकी कमाई का नतीजा है। दूसरी तरफ थी सुधा। सुधा एक बहुत ही साधारण, संस्कारी और शांत स्वभाव की महिला थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस 10वीं पास थी, लेकिन जीवन को पढ़ने का जो हुनर उनके पास था वह बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वालों के पास भी नहीं होता। सुधा पूरा दिन घर को मंदिर की तरह सजा कर रखती। माधव के उठने से पहले उठती और उनके सोने के बाद सोती। लेकिन माधव के लिए सुधा का यह समर्पण कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए सुधा बस घर की एक ज़रूरत थी, जिसे न तो दुनियादारी की समझती और न ही उनके स्टेटस के हिसाब से बात करने का सलीका। अक्सर सुबह की चाय के साथ ही माधव के ताने शुरू हो जाते थे। एक सुबह माधव ने अखबार पढ़ते हुए जोर से आवाज़ लगाई, सुधा ये चाय है या चीनी का शरबत? तुम्हें 20 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, लेकिन आज तक एक ढंग की चाय नहीं बना पाई। पता नहीं किस गंवार खानदान से आई हो। सुधा रसोई घर से दौड़ी हुई आई और सहमी हुई आवाज़ में बोली, माफ़ कीजिएगा, शायद चीनी थोड़ी ज़्यादा गिर गई होगी, मैं अभी दूसरी बना देती हूँ। माधव ने अखबार पटकते हुए कहा, रहने दो, तुमसे उम्मीद करना ही बेकार है। तुम बस साइड में झाड़ू पोछा करो, वही तुम्हारी औकात है। मेरे जैसे अफसर की पत्नी होने का मतलब तुम क्या जानो? सुधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप कहा वहां से हट गई। वह अब रोज ही की बात हो गई थी। माधव को लगता कि वह अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। और सुधा जो हिंदी बोलती थी और साड़ी का पल्लू सिर पर रखती थी, वह पिछड़ी हुई है। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि गृहस्थी में पत्नी का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। समय बीतता गया, माधव का अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन माधव के दफ्तर के कुछ बड़े अधिकारी उनके घर दावत पर आने वाले थे। माधव ने सुबह ही सुधा को चेतावनी दे दी थी, सुधा, आज मेरे बॉस और कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, तुम उनके सामने मत आना, रसोई में ही रहना और खाना वहीं से भिजवा देना। तुम अपना मुंह खोलोगी तो मेरी इज्जत का कचरा ही करोगी। तुम्हें न तो ढंग के कपड़े पहनने आते हैं और न ही सलीके से बात करनी आती है। सुधा का दिल छलनी हो गया। जिस पति के लिए वह दिन रात खटती थी, आज उसी पति ने उनसे शर्म आ रही थी। फिर भी उन्होंने अपने आंसू पिए और सिर हिलाकर हामी भर दी। शाम को मेहमान आए। घर की सजावट और खाने की खुशबू से सभी प्रभावित थे। माधव का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। तभी एक मेहमान की पत्नी, जो थोड़ी बुजुर्ग थी, उन्होंने पूछा, माधव जी, इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया है और आपके घर की लक्ष्मी कहाँ है? हम उनसे मिलना चाहेंगे। माधव थोड़ा सा पकाए। उन्होंने बहाना बनाने की कोशिश की कि जी वो, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, वो आराम कर रही हैं। तभी रसोई में से सुधा पानी का जग लेकर बाहर आई। उन्होंने मेहमानों को देखा तो अपनी आदत के अनुसार हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, नमस्ते, आप सबका स्वागत है। भोजन में अगर कोई कमी हो तो बताइएगा। माधव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि सुधा ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेहमानों ने सुधा की सादगी और उनके व्यवहार की बहुत तारीफ की, लेकिन जैसे ही मेहमान विदा हुए, माधव का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। उन्होंने दरवाजा बंद करते ही सुधा का हाथ जोर से मरोड़ा और चिल्लाए, मैंने तुमसे मना किया था ना बाहर आने के लिए, तुम्हें समझ नहीं आता? उन पढ़े लिखे लोगों के बीच अपनी देहाती शकल लेकर क्यों आ गई तुम? मेरी नाक कटवा दी तुमने। सुधा ने पहली बार अपनी नजरें ऊपर उठाई और कांपती आवाज में कहा, मैंने तो बस उनका आदर सत्कार किया। क्या मेहमानों का स्वागत करना गाँव? क्या अपनी भाषा में नमस्ते करना अपमान है? माधव ने एक आवाज से हंसते हुए कहा, तुम क्या जानो आदर? तुम एक अनपढ़ हो जिसकी दुनिया बस चूल्हे चौके तक सीमित है। तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, यह मत भूलो। जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, उस दिन तुम्हें अपनी असली औकात पता चलेगी, सड़क पर भीख मांगोगी। यह शब्द सुधा के हृदय में किसी तीखे बाण की तरह चुभ गए। टुकड़ों पर पल रही हो, इस एक वाक्य ने उनके 20 साल के तब त्याग और प्रेम को शून्य कर दिया। उस रात सुधा सोई नहीं। वह पूरी रात सोचती रही, क्या एक पत्नी का वजूद केवल पति की कमाई पर निर्भर है? क्या उसके श्रम, उसकी ममता और उसके समर्पण का कोई मूल्य नहीं? अगली सुबह जब माधव सोकर उठे तो उन्हें रसोई में बर्तनों की खनक सुनाई नहीं दी, नहीं चाय की मेज पर अखबार रखा था। उन्हें बड़ा लगा शायद सुधा नाराज है। वे बड़बड़ाते हुए रसोई में गए, आज क्या महारानी का उठने का मन नहीं है? चाय कौन बन? रसोई खाली थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। माधव ने बेडरूम में देखा, वहां भी कोई नहीं था। अलमारी खुली थी और सुधा के थोड़े बहुत कपड़े गायब थे। मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। माधव ने चिट्ठी उठाई, उसमें लिखा था, माधव,
आज तक मुझे लगता था कि यह घर मेरा है, लेकिन कल आपने मुझे बता दिया कि यह घर सिर्फ आपका है और मैं यहाँ केवल एक आश्रित हूँ। आपने मुझे कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, गँवार हूँ। शायद आप सही कहते हैं, मुझे किताबों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे रिश्तों का ज्ञान था, जो शायद आप इतनी बड़ी डिग्रियाँ लेकर भी नहीं रख पाए। मैं जा रही हूँ अपने टुकड़ों की कीमत वसूलने नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान को खोजने। अब आपको मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आपकी अब तक की सुधा। माधव ने चिट्ठी पढ़कर फेंक दी। ड्रामा कर रही है, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तो नाक रगड़ते हुए वापस आएगी। कहाँ जाएगी? ना पैसा है ना अकल। माधव ने यह बात अपने अहंकार में कही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक स्त्री जब अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी होती है तो वह चट्टान बन जाती है। दोस्तों, कहानी का सबसे अहम और भावुक मोड़ अब आने वाला है। क्या माधव का अहंकार टूटेगा? जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। शुरुआत के 2-4 दिन माधव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने होटल से खाना मंगवाया और घर की सफाई के लिए एक बाई लगा ली, लेकिन एक हफ्ता बीतते बीतते घर का नक्शा बदलने लगा। नौकरानी झाड़ू तो लगाती, लेकिन कोनों में धूल जमा रहती। कपड़े धोबी से धुल कर आते, लेकिन बटन टूटे होते या रंग उतरा होता। होटल का तेल मसाले वाला खाना खाकर माधव का पेट खराब रहने लगा। जिस घर में घुसते ही अगरबत्ती की खुशबू और शांति मिलती थी, अब वहाँ बदबू और काट खाने वाला सन्नाटा था। माधव को अपनी जुराबें नहीं मिलती, कभी फाइल नहीं मिलती, वह झुंझुलाने लगे। लेकिन उनका असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात अचानक माधव के सीने में तेज दर्द उठा। शायद गैस थी या घबराहट, लेकिन दर्द असहनीय था। वह बिस्तर पर तड़पने लगे, पसीने से लथपथ हो गए। उन्होंने पानी के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जग खाली था। रोज रात को सुधा जग भर कर रखती थी, लेकिन आज वह नहीं थी। माधव लड़खड़ाते हुए रसोई तक गए, पानी पिया, लेकिन चक्कर खाकर वहीं गिर पड़े। उस समय उस आलीशान घर में उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। उनकी सारी डिग्रियां, उनका पद, उनका पैसा सब धरा का धरा रह गया। फर्श पर पड़े पड़े उन्हें सुधा का चेहरा याद आने लगा। कैसे एक बार जब उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ था तो सुधा ने पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर गीली पट्टियां रखी थी। कैसे वह बिना कहे उनकी हर तकलीफ समझ जाती थी। आज वह दर्द से करा रहे थे और दीवारों के सिवा उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे सुबह हुई। माधव ने अपनी पड़ोसी को फ़ोन किया और वह उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि तनाव और गलत खान पान से उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे माधव को अपनी माँ की याद आई। उन्होंने माँ को फ़ोन किया, जो गाँव में रहती थी। माँ ने जब बेटे की हालत सुनी तो तुरंत शहर आ गई। घर की बाहर देखकर माँ ने माथा पीट लिया। घर की हालत देखकर माँ ने माथा पीट लिया। उन्होंने पूछा, बहू कहाँ है? घर को भूत खाना क्यों बना रखा है? माधव ने नजरें झुकाकर कहा, वो चली गई। छोटी सी बात पर नाराज होकर मायके चली गई। माँ ने घर का कोना कोना देखा और समझ गई। उन्होंने माधव के सामने खड़े होकर कड़े शब्दों में कहा, छोटी सी बात नहीं होगी बेटा। सुधा जैसी गाय औरत अगर खूंटा तोड़ कर गई है तो तूने जरूर उसे बहुत सताया होगा। तू भूल गया कि जिस घर में स्त्री रोती है वहाँ की बरकत चली जाती है। तू अपनी इस नौकरी और पैसों के घमंड में अंधा हो गया था। अरे तू कमा कर लाता है तो वो घर चलाती है, ईंट पत्थर के मकान को घर वही बनाती है। आज देख ले अपनी हालत, राजा से रंक बन गया है तू अपने ही महल में। माँ की बातों ने माधव के जमीर को झकझोर दिया। उस रात वह बहुत रोए। उनका अहंकार आंसुओं के साथ बह गया। उन्हें समझ आ गया कि सुधा अनपढ़ नहीं थी, बल्कि वो खुद जाहिल थे जो एक हीरे की परख नहीं कर पाए। अगले ही दिन माधव अपनी गाड़ी लेकर सुधा के मायके नहीं बल्कि उस महिला आश्रम की ओर निकले जिसका पता उन्हें सुधा की सहेली से बड़ी मुश्किल से मिला था। सुधा अपने भाई के घर नहीं गई थी, वह अपने दम पर जीना चाहती थी। आश्रम पहुंचकर माधव ने जो देखा वह दंग रह गए। वहाँ एक बड़े हॉल में सुधा 20-25 महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखा रही थी। सुधा के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, आत्मविश्वास का तेज। वही सुधा जिसे माधव गंवार कहते थे आज दूसरी महिलाओं को पैरों पर खड़ा होना सिखा रही थी। माधव दबे पांव अंदर गए। सुधा की नज़र उन पर पड़ी। वह रुकी, लेकिन उनके चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही पुरानी वाली घबराहट, बस एक ठहराव था। माधव धीरे धीरे उनके पास गए। आज उनकी गर्दन झुकी हुई थी। वह घुटनों के बल बैठ गए उसके सबके सामने। वही माधव जो अपनी पत्नी को दूसरों के सामने खड़ा होने नहीं देते थे, आज सैकड़ों औरतों के सामने उसके पैर में गिर पड़े। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उन्हें रुंधे गले से कहा, सुधा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ। मैंने तुम्हें अनपढ़ समझा, लेकिन असल में जीवन की पढ़ाई में मैं फेल हो गया। मैंने तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा। घर सूना है सुधा, और मेरा जीवन भी। प्लीज़ वापस चलो। नौकरानी बनकर नहीं, इस बार उस घर की मालकिन बनकर, मेरे सिर का ताज बनकर। पूरा हॉल शांत था। सुधा की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर माधव को कंधे से पकड़कर उठाया। सुधा ने साध स्वर में कहा, माधव जी, मैं वापस चलूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंसान से गलती होती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस घर में अब मेरी जगह रसोई में नहीं, आपके बराबर होगी। मैं सिलाई का यह काम बंद नहीं करूंगी। मुझे मेरा सम्मान चाहिए, आपकी दौलत नहीं। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अब से तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। उस दिन जब सुधा घर लौटी तो माधव ने खुद आरती की थाली सजाकर उनका गृह प्रवेश कराया। यह केवल सुधा की घर वापसी नहीं थी, यह उस घर में सम्मान और संस्कार की वापसी थी। माधव पूरी तरह बदल चुके थे। अब वह अपनी पत्नी का परिचय बड़े गर्व से कराते थे। ये मेरी पत्नी सुधा है, जो एक संस्था चलाती है और बहुत हुनरमंद है। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की शिक्षा या डिग्री से उसकी समझदारी या अहमियत तय नहीं होती।
होती। एक पत्नी चाहे वह हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन, वह परिवार की रीढ़ होती है। उसका अपमान करना उस डाल को काटने जैसा होता है जिस पर आप खुद बैठे हैं। रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो अपनी पत्नी या घर के लोगों को कमतर समझता है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।